प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम कवि रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखी गई कविता वसंत आया की प्रसंग सहित व्याख्या और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कविता का परिचय देख लेते हैं कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। रघुवीर सहाय इस कविता में स्पष्ट करना चाहते हैं कि शहरी जीवन एकदम नीरस और बनावटी होता है। शहर में लोगों को ऋतुओं के बदलने का आभास तक नहीं होता। वसंत के आगमन का पता उन्हें कैलेंडर में दी गई तिथियों से होता है। इस कविता में कवि आधुनिक मनुष्य का प्रकृति से पूरी तरह कट जाना स्पष्ट करते हैं। कवि ने इस कविता में वसंत के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के बारे में भी बताया है। कवि बताते हैं कि वसंत के आगमन पर पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं। सड़क के किनारे सूखे पीले पत्तों पर चलने से चरमराने की आवाज आती है। आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं। कोयल और मोर गा गा कर अपने गायन कौशल का परिचय देने लगते हैं। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे कि कविता का प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में से कवि रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता वसंत आया में से लिया गया है। कवि ने इसमें बताने का प्रयास किया है कि आज का आधुनिक मनुष्य किस तरह अकेला, असहाय, प्रकृति से कटा हुआ जी रहा है। उसे वसंत के आगमन का पता कैलेंडर में तारीख देखने से पता चलता है। शहरी मनुष्य वसंत के आगमन का आनंद भी नहीं ले पाता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कविता है वसंत आया। पहला पैरा है इसका। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। इसके जो शब्द हैं उनके अर्थ मैंने एक तरफ दिए हैं, वो देख लेते हैं। दा का अर्थ है जैसे बहन दा कहती है। दा का अर्थ है बड़ा भाई। तरु का अर्थ है वृक्ष। कुकी का अर्थ है कुहकी। और चुरमुराए का अर्थ है चरमराते। पियराए पत्ते, पीले पत्ते। तो चलिए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। जैसे बहन दाग कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर चिड़िया कूकी। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार छोटी बहन मुझे दादा अर्थात बड़ा भाई कहकर बुलाती है, वैसे ही अशोक वृक्ष पर बैठी हुई कोई चिड़िया कुहकने लगी अर्थात गाने लगी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कवि ने अपनी बहन की मीठी आवाज की समानता चिड़िया के कूकने से की है। कवि कहते हैं, शहर की पक्की सड़क के किनारे पड़ी बजरी पर वृक्षों से गिरे हुए पीले और सूखे पड़े पत्तों पर यात्रियों के चलने से पत्तों के चिरमराने की आवाज आती है। जो सड़क के किनारे पड़े बजरी पर वृक्षों के पीले गिरे हुए पत्ते होते हैं, उन पर जब यात्री चलते हैं तो वो पैरों के नीचे आने से उनके चरमराने की आवाज आती है। कवि आगे कहते हैं, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। कवि कहते हैं कि सुबह के 6 बजे हल्की गर्म हवा आई। वह ऐसे लग रही थी कि मानो वह गर्म पानी में नहाई हो। वह हवा फिरकी की तरह घूम रही थी। कवि के कहने का अर्थ है कि सुबह हल्की हल्की गर्मी थी। कवि कहते हैं, फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने यह दृश्य देखा तो मुझे मालूम हुआ कि वसंत का आगमन हो गया है अर्थात वसंत आ गया है। इसका विशेष देखते हैं। इसकी भाषा, कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है।
शब्दावली देशज और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। रस श्रृंगार रस की कविता है। अलंकार बड़े बड़े और पेराए पत्ते में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक वर्ण बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ बड़े बड़े ब और पेराए पत्ते प यहाँ पर बार बार आया है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। बड़े बड़े में शब्द की दोहराई से यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। हवा को नहाकर आई हुई बताया गया है। यहाँ पर हवा का मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण किया गया है। श्रव्य और दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया है। पत्तों के चरमराने की जो आवाज है उसको हम श्रव्य कहेंगे और जो दृश्य कवि देख रहा है उसको हम दृश्य बिंब कहेंगे। चलिए अगला पैरा देखते हैं। और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन वार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल आम बोर आवेंगे। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करेंगे करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। इसके शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मदन महीने अर्थात कामदेव का महीना। अमुक मतलब विशेष या खास। दहर दहर धधक धधक कर। दहकेंगे जलेंगे। ढाक पलाश। पिक कोयल। भौर भंवरे। नगण्य ना गिनने योग्य बिल्कुल साधारण। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। कवि कहते हैं कि मुझे कैलेंडर से पता चला था कि वसंत महीने के विशेष दिन पंचमी है और उस दिन कैलेंडर में छुट्टी अंकित की गई है, जो इस बात का प्रमाण था कि वसंत का आगमन इस तिथि को होगा। दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण। आगे देखते हैं। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल आम बोर आवेंगे। कहते इसके अलावा मैंने कविताओं में दिए गए वर्णन से यह जाना था कि ढाक पलाश के फूल पेड़ों के जंगल लाल लाल फूलों से दहक उठेंगे। यहाँ अर्थात है, यहाँ कवि के कहने का अर्थ है कि जब पेड़ लाल लाल फूलों से भर जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे जंगल में आग लगी है, लेकिन वो लाल लाल फूल से वो सारे जो वृक्ष हैं वो लद जाएंगे और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखेगा। भर जाते हैं आमों पर बौर आ जाता है। फूलों से पेड़ भर जाते हैं और आम के पेड़ों पर बौर आ जाता है। आम के लगने का मौसम आ जाता है। कविताओं में वनों के सौंदर्य का वर्णन चित्रित रहता है, जिससे कवि ने यह जाना था कि जंगल में लाल लाल फूल खिल जाते हैं और जिससे पेड़ भर जाते हैं और आमों पर बौर आ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होंगे यशस्वी। मधु मस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। कहते हैं कि वसंत ऋतु की शोभा और यश अद्भुत रहता है। वसंत की मस्ती में झूमते हुए कोयल और भंवरे अपने गायन एवं नृत्य कला का प्रदर्शन करते हैं कि रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होंगे यशस्वी। कहते कि जितने भी जंगल हैं वो सब जंगल रंग रस और खुशबू गंध से भर जाएंगे, चाहे वे जंगल दूर के हैं चाहे वो पास के हैं। वे सब जंगल जो हैं वो यशस्वी होंगे, अर्थात फूल
फल और रस और खुशबू से भर जाएंगे। और इसके अलावा क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि कोयल और भंवरे अपने गाने और नृत्य कला से सबका मन मोह लेंगे, अपना वो प्रदर्शन करेंगे, अपना अभ्यास करेंगे। कवि कहता है, अब अंतिम पंक्ति है, यह नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। कवि कहते हैं कि वसंत का आना किसी साधारण से दिन कैलेंडर तथा कविताओं के माध्यम से ही वह जान पाता है। वसंत ऋतु में वन उपवन रस गंध से भर उठते हैं। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के आने पर वन उपवन सब रस और गंध और खुशबू से भर जाते हैं। यहीं से वसंत के आने की पहचान होती है। परंतु कहते कि मैंने तो किसी साधारण दिनचर्या में जाना, या मैंने कविताओं में पढ़ा था कि वसंत ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं, और कहते मैंने साधारण से तरीके से कैलेंडर में देखकर जाना कि वसंत का आगमन हो गया है। तो इसका विशेष देखते हैं। भाषा, कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। शब्दावली, तत्सम और देशीय शब्दों का प्रयोग है। रस, श्रृंगार रस की कविता है। अलंकार, अपना अपना और दहर दहर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि ने इसमें दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। जंगल की बात की है तो जंगल में फूल खिले हैं सब जगह, और प्रकृति के सौंदर्य की बात की है तो यहाँ दृश्य बिंब प्रस्तुत है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? कवि को वसंत आगमन का पता फुटपाथ पर बिखरे हुए पीले पत्तों से लगा, जो कि यात्रियों के पांव के नीचे चिरचिराते हुए टूट रहे थे। वसंत का पता उस हल्की सी गर्माहट भरी हवा से चला, जिसमें विचित्र प्रकार की गर्माहट और ताजगी थी। तेज चलती हवाओं ने भी वसंत का पता कवि को दे दिया था। दूसरा प्रश्न है, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि के कहने का अर्थ है कि वसंत के आने पर मौसम में हल्की सी गर्माहट होने लगती है। प्रातः 6 बजे वायु में हल्की सी गर्माहट रहती है। ऐसा लगता है कि हवा गर्म पानी में स्नान करके आई हो। तीसरा प्रश्न देखते हैं। वसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों? वसंत पंचमी के दिन का पता कवि को कैलेंडर में छपी तारीख से लगा था, जिसमें वसंत पंचमी की छुट्टी अंकित थी। छुट्टी का होना इस बात का प्रमाण था कि वसंत पंचमी उसी दिन है। शहर में कवि वसंत के मौसम में भी वसंत का अनुभव नहीं कर पाता है। शहरी मनुष्य प्रकृति से कैसे कट जाता है, उसके बारे में कवि ने इसमें बताया है। चौथा प्रश्न देखते हैं। और कविताएं पढ़ते रहने से आम बोर आवेंगे में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि कहता है कि शहरी लोगों को वसंत के महीने में प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के बारे में पता नहीं होता। वह इसकी विशेषताएं कविताओं में ही पढ़ते हैं। उन्हें कविताओं से ही पता चलता है कि वसंत में पलाश के लाल फूलों से वन भर जाते हैं और आम के वृक्षों पर सुगंधित बौर आ जाता है। प्रकृति से उनका किसी तरह का आत्मीय संबंध नहीं होता है। पांचवा प्रश्न है, अलंकार बताइए। बड़े बड़े पियराए पत्ते। उत्तर है, बड़े बड़े और पियराए पत्ते में ब और प की दोहराई होने से अनुप्रास अलंकार है। बड़े बड़े शब्द की दोहराई से यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार भी है। अगला है, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। यहाँ हवा को युवती से उपमित किया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। हवा की युवती से उपमा की गई है और यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। अगला है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। खिली हुई हवा आई में ह वर्ण की दोहराई हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हवा को फिरकी से उपमित किया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। यहाँ उम्मीद नहीं उपमित आएगा, ये आप ठीक कर लेना।
आगे देखते हैं कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। दहर दहर दहकेंगे में द वर्ण की दोहराई है। द कितनी बार आया है? 1 2 3, 3 बार द की दोहराई हुई है, बार बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दहर दहर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छठा प्रश्न देखते हैं। किन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है? उत्तर है, आज का शहरी मनुष्य कंक्रीट से बने घरों के जंगल में रहता है। यही कहना उचित है। शहरी मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि मौसम कब बदल गया है। वह कैलेंडर पर लिखी तिथियों और कविताओं में दिए हुए वर्णन से ही वसंत के आने का पता लगाता है। उसे वसंत के आने की कोई अनुभूति नहीं होती और कविताएं पढ़ते रहने करके दिखावेंगे। इन पंक्तियों से पता चलता है कि शहरी मनुष्य को वसंत के आगमन का सहज अनुभव नहीं होता। सातवां प्रश्न, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, मानव ने अपना विकास प्रकृति के सहयोग से ही किया है। प्रकृति ने मनुष्य को एक माँ की तरह पाला है। विश्व की सारी महान सभ्यताएं प्रकृति की गोद में ही विकसित हुई हैं। मानव के विकास में प्रकृति के परिवेश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रकृति की गोद में ही रहकर ऋषियों मुनियों ने वेद और ग्रंथों की रचना की है। आज मनुष्य प्रकृति के एहसान को न मानते हुए उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है और उस पर विजय पाना चाहता है। वह प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हुए प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है। आधुनिक मनुष्य प्रकृति से संपूर्णता कट चुका है और दिखावे के रहन सहन पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मनुष्य ने प्रकृति का ह्रास करते हुए पृथ्वी के वातावरण में प्रदूषण फैला दिया है, जिससे भूमंडलीय तापमान का बढ़ना, ओजोन परत में छेद होना जैसे संकट सामने आए हैं। आठवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, उसका प्रतिपाद्य लिखिए। उत्तर है, कवि के अनुसार आज का मनुष्य प्रकृति से कट चुका है। उसे वसंत के आने का पता कैलेंडर पर लिखी सूचनाओं से चलता है। वह वसंत के समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के आनंद से वंचित है। वह प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का आनंद नहीं ले पाता, मजा नहीं ले पाता है। वह वसंत के समय सुबह की गर्म हवा, पलाश के फूलों से भरे जंगल, आम के बोर की सुगंध, कोयल और भोरों की गायन एवं नृत्य कला, वन उपवन का सौंदर्य आदि देखने से वंचित हो गया है। वह वसंत ऋतु के रूप रस का अंदाज केवल कविताओं में आए वर्णन को पढ़कर ही लगाता है। कवि को इस बात का दुख है कि मनुष्य प्रकृति से बिल्कुल कट चुका है, टूट चुका है। कवि को चिंता है कि मनुष्य प्रकृति के सुख को छोड़कर केवल भौतिक और कृत्रिम सुख को प्राप्त करने की होड़ में लगा है। तो चलिए बच्चों, ये थी वसंत आया कविता की प्रसंग सहित व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।